जब रेवती ने कहा मुझे सिर्फ दीवारों में कैद मत कीजिए, तो राजा ने कहा क्या सपने हैं तुम्हारे बेटी, और तुम्हें इस महल में क्या करने के लिए रोका गया है? सारी सुख सुविधाएं तो मिलती है तुम्हें, फिर तुम्हारे मन में ये निराशा कैसी? रेवती कहती है पिताजी, मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहती हूँ, ताकि जब भी कोई बुरी नजर मुझ पर या राज्य पर पड़े तो मैं अपनी और अपने राज्य की रक्षा कर पाऊँ। राजा क्षण भर के लिए चौंकते हैं। उनके सिंहासन के चारों ओर दरबारियों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। राजा मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं संदेह की छाया है, क्योंकि रानी महल की बेटियां साधारणतः वीणा और चित्रकला में निपुण होती थी, लेकिन यह नन्ही चिड़िया तलवारों के तूफान में उड़ना चाहती थी। राजा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है रेवती, तुम्हें अनुमति है, पर याद रखना शस्त्र का बोझ सुंदरता से कहीं अधिक कठिन होता है। महल के अंधेरे गलियारों में सौतेली महारानी मैनावती अपने कक्ष में बैठी है। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक। उसे डर था कहीं यह सौतेली बेटी उसकी अपनी संतान से आगे न निकल जाए। वह अपनी बेटी सानवी से कहती है तुम्हें भी शस्त्र विद्या सीखनी होगी और रेवती को पीछे छोड़ना होगा। सानवी हिचकिचाती है, लेकिन माँ का आदेश टाल नहीं सकती। विशाल मैदान में दोनों राजकुमारियां पहली बार तलवार थामती हैं। धूप चमक रही है, उनकी हथेलियां कांप रही हैं। गुरु तलवार चलाने का अभ्यास कराते हैं, लेकिन दोनों बार बार गिर पड़ती हैं। उनकी तलवारें हाथ से छूट जाती हैं। दरबारियों में ठहाके गूंज उठते हैं। सबसे ज्यादा जहरीली हंसी मंत्री वर्धन की थी। उसकी बुरी निगाहें रेवती पर टिक जाती हैं। वर्धन हंसते हुए कहता है राजकुमारी रेवती, तलवार तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हें तो केवल आईने और गहनों के सामने ही होना चाहिए। रेवती की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी भड़क उठती है। उस दिन रेवती ने प्रण लिया, मजाक उड़ाने वाले ही कल उसकी ताकत को सलाम करेंगे। दिन रात, धूप और चांदनी, रेवती गुपचुप अभ्यास करती है। हथेली छिल जाती, तलवार गिर जाती, लेकिन वह हार नहीं मानती। आखिरकार उसके वारों में धार आ ही जाती है। उसके कदमों में दृढ़ता और आंखों में ज्वाला। जब इरादा अटूट हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अब मंत्री वर्धन भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन पड़ोसी राज्य का सेनापति हमला कर देता है। राज्य की सीमाओं पर धुआं और आग फैल जाती है। लोग चिल्लाते हैं, सैनिक बिखर जाते हैं। महल में तनाव फैल जाता है, क्योंकि अस्वस्थ राजा लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन रेवती आगे बढ़ती है। उसके साथ उसका भाई आयान भी खड़ा है। दोनों तलवारें खींचते हैं। रेवती के वार से कई दुश्मन धराशायी होते हैं। आयान की गर्जना से दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। कुछ ही दिनों में शत्रु सेना पीछे हट जाती है। विजय का ध्वज गढ़ पर फहरता है। विजय पर उन दोनों का दरबार में स्वागत होता है। फूलों की बारिश, नगाड़ों की गूंज। अब लोग कहते हैं रेवती केवल सुंदरता का नाम नहीं, वह एक योद्धा है, अपने राज्य की ढाल है। राजा की आंखों में पहली बार सच्चा गर्व झलकता है। लेकिन खुशियाँ टिकती कहाँ हैं? धीरे धीरे धरती सूखने लगती है। फसलें जल जाती हैं। भूख से लोग करा उठते हैं। राजा परेशान। कई बार उपाय किए जाते हैं, पर हालात बिगड़ते जाते हैं। विजय की तलवारें पेट की आग नहीं बुझा सकती। दरबार में एक दिन एक रहस्यमयी ज्योतिषी आता है। उसकी सफेद दाढ़ी, कांपते होंठ और चमकती आंखें। वह कहता है राजा, इस अकाल से मुक्ति का केवल एक उपाय है, लेकिन यह उपाय आसान नहीं। इस राह पर चलने के लिए आपकी बेटी रेवती को एक खतरनाक यात्रा करनी होगी। एक ऐसी यात्रा जहां उसके सामने होंगे मायावी प्राणी, असंभव परीक्षाएं और एक सत्य जिसे जानकर उसके कदम कांप भी सकते हैं। दरबार स्तब्ध। रेवती आगे बढ़कर कहती है मैं तैयार हूँ। यदि मेरे राज्य का उद्धार मेरी राह से होकर जाता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आकाश में बिजली कौंधती है। महल की प्राचीन पुस्तकालय में छुपा हुआ नक्शा सामने लाया जाता है। उस नक्शे में लिखा है केवल वही जो दिल से निर्भीक हो पार कर सकता है इस राह को। रेवती अपने हाथ में तलवार थामती है, माथे पर तिलक लगाती है। राजा और प्रजा की आंखों में आशा है। क्या वह अपने राज्य को अकाल और महामारी से बचा पाएगी, या यह यात्रा उसे एक और बड़े सत्य से रूबरू कराएगी? कहानी अभी बाकी है। आगे जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।